अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए सेकंड बेटा हमारा है लेक्चर नंबर 16। और जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 14 जो है उसमें मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो बाकी 3 रह गए थे हमने वो डिस्कस किए थे। इसके अलावा बाकी के टाइम में मैंने आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि मोटिवेशन होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो बेटा बेसिकली मैं उसको रिपीट करते चलूँ कि मोटिवेशन होती ही ये है कि इंटरनली जो आपकी नीड्स हैं, समटाइम्स तो हमारी नीड एक्सटर्नली होती है ना, जैसे रोटी पानी कपड़ा मकान, ये सारी एक्सटर्नल नीड्स हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का मिलना, इज़्ज़त से बात करना, घर में एक प्रॉपर मुकाम मिलना, ये सारी जो है ये किसी भी इंसान की इंटरनल मेंटल हेल्थ के लिए जो है ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट उसकी इंटरनल जो नीड्स होती हैं। और इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर इंसान जो है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसको किसी न किसी बैकेंड पे किसी न किसी ऐसी फ़ोर्स की ज़रूरत होती है जो फ़ोर्स उस पर इम्पोज होती रहे और वो उस फोर्स के तहत जो है वो काम करता रहे। जैसे हमारे पेरेंट्स का हमारे सर पे होना, हमारे पेरेंट्स का हमारे सर पे होना भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कैसे? हम पढ़ते नहीं हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बस स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, क्लास ले ली, वी थिंक कि इट्स इनफ, ठीक है। लेकिन जब तक हमें ये डर ना हो कि यार अम्मा ने जाके क्वेश्चन करना है, अब्बा ने हमसे मार्क्स पूछने हैं, क्वेश्चन होना है हमसे अगर हमारे मार्क्स अच्छे ना आए, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है कहीं ना कहीं जो इंटरनल नीड की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए फिर आप उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप चलते रहते हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म मैं अपने पेरेंट्स को ये बात बता सकूँ कि येस आई हैव गेन्ड दिस। तो बेटा ये कुछ मतलब वही चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। That why someone needs the motivation. So to get the satisfaction of someone's internal needs, किसी भी इंसान की internal needs की satisfaction को gain करना is all about the motivation. अब बेटा अब मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा फ़िलोसफर्स ने स्टडीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरीज इसकी प्रेजेंट हुई हैं, लेकिन कोई भी स्टडी जो है वो इस काबिल नहीं हो सकी कि एक सबको इकट्ठा करके कोई एक लॉ या एक थ्योरी जो है वो मोटिवेशन की बना दी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीज़न ये कि इस दुनिया में करोड़ों सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों में अरबों खरबों जितने भी टोटल अगर आप पूरी दुनिया की इमेजिन करें, तो वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं और हर इंसान की नेचर अलग है, परसेप्शन का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, व्यूज़ अलग हैं, ओपिनियंस अलग हैं, फ़ैसला करने का तरीका अलग है, घरों के माहौल अलग हैं, रहने सहने का तरीका अलग है। तो कोई इंसान किस चीज़ की वजह से मोटिवेट हो जाता है ये आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे मेरे ख्याल में अगर इलामा इकबाल की पोइट्री मुझे थोड़ा बहुत जो है वो मोटिवेट करती है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आज के ज़माने में बाकी लोगों को भी करती होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हर इंसान के लिए मोटिवेशन की सोर्स जो है वो डिफरेंट हैं। कोई इंसान जो है उसको कोई काम करना इतना, जैसे हाँ मतलब घरों में सिस्टर्स होती हैं, किसी एक सिस्टर को कुकिंग का इतना शौक़ होता है कि वो बस मौका ही तलाश कर रही होती है कि यार कब मौका मिले और मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ, ठीक है। बॉयज़ हैं, बॉयज़ को समटाइम्स क्रिकेट का बहुत शौक़ होता है या कुछ भी उनके जो भी उनकी आप कह लें कि पर्सनल जो भी होती हैं वो एक मोटिवेशन होती है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है। और उसके लिए हमें फिर बाकी फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, जैसे धूप है, सर्दी है, गर्मी है। बट ये इफ़ वंस वी आर मोटिवेटेड वी आर इवन इनर्जाइज टू डू दैट वर्क एट एवरी सिचुएशन, राइट। तो बेटा अब स्टडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि जिसको हम किसी एक कोई सबको इकट्ठा करके कोई एक लॉ बना, जैसे न्यूटन्स ने मोशन के 3 लॉ बनाए, ठीक है। अब उन 3 लॉज के मुताबिक जो है वो हम हर फिज़िक्स को, पूरी फिज़िक्स को जो है वो हम मोशन में उसको टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा सारी थ्योरीज़ है।
थ्योरीज हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन सबको कंबाइन करके कोई एक थ्योरी बना दी जाए जो सारी दुनिया के इंसानों पे लागू हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका मेंटल लेवल चेंज है। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि स्टडीज़ अलॉट, बहुत ज़्यादा सारी स्टडीज़ हैं, बट नो सिंगल थ्योरी अबाउट द मोटिवेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड। लेकिन कोई भी एक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट नहीं की गई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारे एक सर होते थे और उनको हम टोपी वाले सर कहते थे। तकरीबन कोई गालिबन 6ठे सेमेस्टर में उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो मुझे उनका अभी भी आज भी सही नाम नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा गर्मी सर्दी में वो टोपी पहनते थे एंड वी वर यूज्ड टू कॉल हिम कि टोपी वाले सर। तो मुझे आज भी उनको वो टोपी वाले सर से याद है। क्रेडिट एनालिसिस का सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो बेटा वो जब हमें कोई असाइनमेंट देते थे या कोई काम देते थे करने के लिए और हम नहीं करके आते थे, या बॉयज़ कोई बहाना लगा देते थे कि सर लाइट नहीं थी, हम उधर चले गए, या गर्ल्स कोई बहाना लगा देते थे सर ये हो गया, इस वजह से मैं काम नहीं कर सकी। तो वो हमेशा आगे से एक सेंटेंस बोला करते थे और वो कहा करते थे कि ह्यूमन माइंड इज़ बेसिकली प्रोग्राम्ड टू एक्ट इन डिफरेंट वेज़। ठीक है, यानी कि ह्यूमन, वो कहते थे कि आपका दिमाग आपकी सिचुएशन का मोहताज नहीं है। यानी कि अगर लाइट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग को आप जिस हाल में भी काम करवाना चाहेंगे वो काम करेगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया है टू एक्ट, काम करने के लिए इन डिफरेंट वेज़, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अगर वो लाइट में जिस तरह की प्रेजेंस में आप काम कर सकते हैं, हो सकता है कि दूसरे तरीके में आप उस तरह से ना कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हैं। ना करने से कुछ होना बेहतर है। तो जब भी हम कभी कोई बहाना लगा देते थे, सर हमेशा आगे से, समटाइम्स सर अक्सर ये सेंटेंस ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिख देते थे कि ह्यूमन माइंड इज़ बेसिकली प्रोग्राम्ड टू एक्ट इन डिफरेंट वेज़। ठीक है, यानी कि उनका ये कहना था कि इंसानी दिमाग किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। आप उसको जिस हाल में भी चलाना चाहें, जैसा भी चलाना चाहें, आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, सो ये लाइट का ना होना, या बिज़ी होना, किसी इवेंट में होना, या बाहर होना, किसी दोस्त के साथ होना, या घर में किसी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से अगर आप ये कहते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट नहीं कर सके, आप अपना प्रोजेक्ट नहीं कर सके, तो इट्स नॉट अ वैलिड रीज़न। ठीक है, और आई थिंक मैं अब समझती हूँ कि उस वक्त हम भी स्टूडेंट थे, हम भी आप बच्चों की तरह छुप के बैठ जाते थे कि हाय अब ये, लेकिन अब आज चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं भी इसी सेंटेंस के हक़ में हूँ कि यस ऐसा है। यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशंस। नो, योर माइंड इज़ अ very versatile organ that Allah has given you, and you can use it in any situation at any time for any act. ठीक है, सो बेटा ये एक सबसे बड़ी, ये मैंने यहाँ पे इसलिए पुट किया कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो स्टडीज़ हैं, इतनी ज़्यादा अ लॉट ऑफ स्टडीज़ हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक स्टडी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। हाँ, कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और कमिंग लेक्चर्स में। बेटा वो थ्योरीज़ जो हैं वो आलमोस्ट आप कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह के अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उन्हें इस काम पे जो है वो आपने रेज़ अप रखना है, उभारे रखना है कि वो अच्छे तरीके से काम करें, वो मोटिवेटेड वे में काम करें, वो क्रिएटिव काम करें, वो एफ़र्ट्स लेकर आएँ अपने काम में। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बेसिकली ये सारा टॉपिक इज़ ऑल अबाउट कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर ने, एक मैनेजर ने, एक सीईओ ने, एक डायरेक्टर ने, अपने से नीचे जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको काम करने के लिए कैसे मोटिवेट रखना है। ठीक है, वो कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो चूज़ कर सकता है जो कि उसके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखें। ठीक है, सो बेटा ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये उनका कॉन्सेप्ट है। अब आगे हमारी शुरू हो गई हैं थ्योरीज़। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी मेंशन किया था कि थ्योरीज़ जो हैं वो बेसिकली मोटिवेशन की दो तरह की हैं। एक है हमारे पास कंटेंट थ्योरीज़ और दूसरी है हमारे पास प्रोसेस थ्योरीज़। तो कंटेंट थ्योरीज़ भी टोटल 3 हैं और प्रोसेस थ्योरीज़ भी जो हैं वो टोटल 3 हैं। पहले हम कंटेंट थ्योरी को देखेंगे और फिर हम प्रोसेस थ्योरीज़ को देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये भी एक अलग से टॉपिक है। तो वो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी जो है वो प्रोसेस
प्रोसेस थ्योरीज़ में ही कवर अप होगा। तो अब ये इंशाल्लाह जब हम प्रोसेस थ्योरीज़ पे आएंगे तो मैं दोबारा से इसको रिपीट भी कर दूँगी। यहाँ पे भी मेंशन करना ज़रूरी था ताकि आप स्टूडेंट्स को पता हो कि हमने कमिंग 1-2 लेक्चर्स में और इस लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करना है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने थ्योरीज़ पढ़ी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट थ्योरीज़ के नेम से नहीं आता है, वो किसी और तरह से प्रोसेस के नेम से आ गया या कोई भी और मतलब उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, तो स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसको हम कैसे करें। सो इट डज़ नॉट मीन कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, जस्ट यू हैव टू मेक योर माइंड टू फिक्स द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो बेटा अब हम चलते हैं कंटेंट थ्योरीज़ के ऊपर। अब जो कंटेंट थ्योरीज़ हैं बेटा वो बेसिकली कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका पूरा एक सिलेबस का कंटेंट है। सिलेबस के कंटेंट का मतलब क्या है कि वो ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत है, आपके लेवल पे एक सब्जेक्ट में आपने वो टॉपिक्स पढ़े होने चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, तालीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो आपकी ज़रूरत है। सो कंटेंट थ्योरीज़ का जो मेन फोकस होता है, जो इसका बेसिक फोकस होता है वो नीड बेस होता है। ठीक है। जिनकी इंटरनल नीड्स को पूरा करना, सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा करना, रोटी पानी कपड़ा मकान की नीड्स को पूरा करना, एक डिसीजन मेकिंग में वर्किंग प्लेस पे आपको एक इज़्ज़तेबल, एक रिस्पेक्टेबल प्लेस का मिलना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, चाहे आप सबसे लो एक मज़दूर तबका भी जो है वो भी ये कहता है कि चाहे मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ और मैं मज़दूर तबके में रह के काम कर रहा हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन कि उसको जो है वो उसका ऑनर जो है वो हर छोटी छोटी गलती पे जलील करे, वो उसको जो है वो उसको हकारत से देखे या उनको पूछे ना। बड़े जो मैनेजर्स हैं उनको आता जाता सलाम कर रहा है, हाल चाल पूछ रहा है, और जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूछे ही ना। नहीं, ये चीज़ें जो हैं ये एक तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी डीमोटिवेट करती हैं, फिर आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी जो है वो इससे इफ़ेक्ट होती है। सो कंटेंट थ्योरीज़ जो हैं इसमें जो है वो हम 3 थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, और वो 3 थ्योरीज़ जो हैं वो नीड बेस्ड थ्योरीज़ हैं। वो थ्योरीज़ हैं जो किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए, यहाँ इस दुनिया में रहने के लिए उसकी वो ज़रूरत है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसकी ज़रूरत है, और उन सारे फैक्टर्स का पूरा होना जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। सो अब बेटा ये नीड बेस है, और ये नीड कौन सी है, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है। यानी कि अगर आपकी ये नीड्स पूरी हो रही हैं तो वो नीड्स आपको इंटरनली मोटिवेट रखती हैं कामों को करने के लिए, क्रिएटिवनेस के लिए, कामों को अच्छे तरीके से करने के लिए। ठीक है। सो बेटा अब वो जो कंटेंट थ्योरीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे वो टोटल 3 हैं। 3 ये थ्योरी प्रेजेंटर्स हैं। एक है मैस्लोज़ थ्योरी, ये मैस्लोज़ ने प्रेजेंट की, दूसरा है एल्डरफर्ड्स ERG थ्योरीज़, और तीसरा है हर्ट्ज़बर्ग हाइजीन्स थ्योरी। ठीक है। अब मैस्लोज़ की थ्योरी पहले हम डिस्कस करेंगे, ये तरतीब वाइज ही चलते जा रहे हैं, क्योंकि एल्डरफर्ड ने मैस्लोज़ की थ्योरी को जो है वो फर्दर उसके काम को लेके चला और उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। हर्ट्ज़बर्ग ने जो है वो एल्डरफर्ड्स की थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन किया। सो दैट्स वाई वी कैन स्टडी दीज थ्योरीज़ वन बाय वन, बिकॉज सबसे पहले मैस्लोज़ का पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, और फिर ये आगे इनमें जो भी एल्डरफर्ड ने क्या चेंजेस लेकर आई, हर्ट्ज़बर्ग क्या चेंजेस लेकर आया। तो ये सारी बेटा ये हमारी जो है ये थ्योरीज़ हैं। आई होप सो इंशाल्लाह कि आज के लेक्चर में लेट्स सी कि कितनी थ्योरीज़ कवर अप होती हैं, बट लेट्स मूव टुवर्ड्स द थ्योरीज़। कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, मैंने दोबारा से रिपीट भी कर दिया है, तो आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से टॉपिक्स की जो है वो समझ आ रही हो। अच्छा बेटा अब हमारे पास ये जो है ये मैस्लोज़ थ्योरी को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंटेंट थ्योरी है तो ये नीड बेस्ड थ्योरीज़ होंगी। इसी तरह से मैस्लोज़ ने जो है वो इंटरनल नीड्स पे फोकस किया, यानी कि इंटरनल नीड्स क्या क्या हैं, किसी इंसान के पास पहनने के लिए कपड़ा होना वो उसकी इंटरनल नीड है। जब तक वो कपड़ा नहीं उसको मिलेगा वो मुआशरे में निकल नहीं सकता, वो मुआशरे में खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकता, जो उसका टैलेंट है वो मुआशरे में वो नहीं दिखा सकता। ठीक है। अब जैसे आप गरीब ये जो सड़कों पे मांगने वाले होते हैं, आप इन्हीं को देख लें, इनके हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हों, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, लेकिन चूंकि इनकी वो बेसिक और इंटरनल नीड्स नहीं पूरी हो रही तो वो बेचारे उन नीड्स को पूरा करने में कहीं लगे रहते हैं, तो उनका ध्यान जो है वो इस तरफ मोटिवेटेड वे में और कुछ डिफरेंट करने की तरफ आता ही नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को ना वो खुद जान पाते हैं ना ये ज़माना जान पाता है। ठीक है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं
हम बहुत छोटे होते थे तो उस टाइम में हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, तो हमने कभी भी जब नानू की तरफ आना होता था तो हम वी वर यूज़ टू ट्रैवल इन द बसेस एंड द वैगन्स एज वेल। तो आपको पता है कि बसेस में जब हम, अब तो बहुत टाइम गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे टाइम पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जब बसेस में ट्रैवल करते हैं तो ये कुल्फ़ी बेचने वाले, कोन बेचने वाले, कुछ ना कुछ जो है वो अपना बेचने वाले जो है वो बसेस में जो है वो चढ़ जाते हैं और फिर वो प्रॉपर उसकी जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं, बोल के जो है उसको एडवर्टाइज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो मैं बहुत छोटी थी तब, आई थिंक मैं कोई होंगी ऑलमोस्ट 6-7 क्लास में होंगी मैं तब। तो तब क्या हुआ बेटा, मैंने अच्छा 6-7 में ना हमें प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, मतलब क्योंकि स्कूल लेवल पे होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लेकिन हमारी एक टीचर थी और उन्होंने हमें इंग्लिश की टेंसेस वो हमें करवा रही थी, तो उन्होंने जो है वो हमने टेंसेस करवा रही थी तो वो वाइट बोर्ड पे बुलाती थी और स्टूडेंट को 2-2 सेंटेंस जो है वो उर्दू में पहले वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड होते थे उस ज़माने में, पहले ब्लैक बोर्ड पे उर्दू में लिखवाती थी और फिर जो है वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाती थी। तो वहाँ से कहीं जो है वो प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है कि स्टेज के सामने बोलना कैसा होता है, पब्लिक के सामने बोलना कैसा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट उस टाइम में आया। तो अब जब आ गया वो, तो एक पता चल गया कि अच्छा ये भी चीज़ है हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री में। तो मैं बस का मैं शायद नानू की तरफ ही जा रही थी, तो बस में अम्मा थी, हम बहन भाई थे, सब बाबा थे। तो एक आई थिंक वो बॉय ही था, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं था, होगा कोई 14-15 साल का। तो वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा था अपनी, तो वो जो है वो इतने अच्छे से वो बोल रहा था इतनी पब्लिक के सामने, और उसकी बात जो है वो सबको समझ आ रही थी, और चाहे कोई वो प्रोडक्ट ख़रीदता या ना ख़रीदता, लेकिन वो बोल इस तरह से रहा था, उसके बोलने का तरीका ये था कि सब उसको सुन रहे थे। इवन दो कि मैंने भी वो जो उसने 10-15 मिनट की तकरीर की ना, वो मुझे भी नहीं पता चला कि वो सफ़र कैसे गुजरा, मैंने उसको सुना। और जब मैं उसको सुन रही थी तो तभी मेरे माइंड में आ रहा था कि यार ये कितना अच्छा प्रेजेंटर है, ये पब्लिक में कितना अच्छा बोल सकता है, मतलब इसमें ये अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी रखी है कि ये पब्लिक में बहुत अच्छा बोल सकता है। लेकिन चूंकि उन बेचारों की वही नीड्स पूरी नहीं होती, रोटी पानी कपड़ा मकान, वो उन्हीं को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो उनका ध्यान अपने टैलेंट की तरफ आता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि हम ये काम भी जो है वो कर सकते हैं। यही अगर वो ये बस में सेल परचेज़ करने की बजाय अगर वो किसी स्कूल में होता, एजुकेशनल उसके लाइफ में होता, तो शायद वो कुछ बहुत अच्छा एक स्टूडेंट होता, वो कुछ अपनी लाइफ में कर जाता। तो बेटा ये वो चीज़ें होती हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें उन बेसिक नीड्स से महरूम नहीं रखा। ठीक है, हमें पहनने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, हमें खाने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, हमारे पास रहने के लिए भी अच्छे घर हैं, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी है। तो सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं। तो मैस्लोज़ ने जो है वो कुछ इंटरनल और बेसिक नीड्स पे जो है इसने कुछ कॉन्सेप्ट्स पेश किए। इसने कहा कि जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होंगी, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड नहीं रख सकते, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने काम से हट के कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएँ, कुछ डिफरेंट लेकर आएँ, वो नहीं लेके आ सकते। सो ये सेट की इंटरनल नीड्स पे उसका फोकस था। उसने कहा कि ही प्रेजेंटेड द हियरार्की ऑफ इंटरनल नीड्स। हियरार्की की स्पेलिंग मैं यहाँ पे गलत लिख गई हूँ। तो उसने जो है वो हियरार्की ऑफ इंटरनल नीड्स, हियरार्की का मतलब ये कि उसने एक लिस्ट प्रेजेंट की उन नीड्स की ऑफ इंटरनल मोटिवेशनल नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सनल लाइफ। ठीक है, चाहे आप उसको पर्सनल लाइफ में कोड करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में कोड करें, लेकिन वो किसी भी लेवल पे हर इंसान की जो है वो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, अब बेटा उसने जो है वो कुछ लोअर लेवल्स ऑफ नीड्स प्रेजेंट की, कुछ अपर लेवल्स ऑफ नीड्स प्रेजेंट की, यानी कि ये टोटल 5 हैं। इन 5 में से जो पहली 2 हैं वो लोअर लेवल की नीड्स हैं और बाकी जो 3 हैं वो अपर लेवल की नीड्स हैं।
तो उसने ये कहा कि जब तक ये लोअर लेवल की नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेटेड नहीं रख सकते। यानी उसने ये कहा कि आप थोड़ा सा शुरू करें तो अब बढ़ते बढ़ते अगली अपर लेवल नीड्स भी पूरी हो जाती हैं और फिर आपके एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होते हैं, उसका ये कहना था। ठीक है, सो एनी हाउ उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लोअर लेवल नीड्स होती हैं और अपर लेवल नीड्स होती हैं। अब उसने जो हायरार्की प्रेजेंट की उसने की कि उसने ये 5 तरह की नज़र आ रही है, यस, उसने ये 5 तरह की जो है ये बेसिक नीड्स जो हैं ये प्रेजेंट की हर इंसान के लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी और उसकी पर्सनल लाइफ में घरों में रहते हुए भी। ठीक है, पहली तो है साइकोलॉजिकल नीड्स और दूसरी है सिक्योरिटी नीड्स। बेटा साइकोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड्स इनको हम वन बाय वन भी करते रहेंगे। ये दो जो है ये लोअर लेवल नीड्स हैं, मैंने इनको एल से मेंशन किया है। ठीक है, और बिलोंगिंगनेस नीड्स का होना, एस्टीम नीड्स का होना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का होना, ये सारी अपर लेवल की नीड्स हैं और मैंने इनको यू से मेंशन किया है। यानी कि टोटल ये बेसिक 5 तरह की नीड्स हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो लोअर लेवल की नीड्स हैं और बाकी 3 जो हैं वो अपर लेवल की नीड्स हैं। अब साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आ जाता है, बेसिक नीड्स आ जाती हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स में रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, कमोडिटीज़ विच आर नेसेसरी टू सर्वाइव, वो चीज़ें जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो है। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी बंदे के पास ये रोटी, पानी, कपड़ा, मकान ही नहीं है तो वो कैसे सोच सकता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में डालेगा, वो उनकी स्कूल की नीड्स को, उनको एजुकेशन देना और वो टैलेंट जो इंसान, अब मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ या मैं पढ़ा सकती हूँ सिर्फ, इसका पता मुझे कैसे चला? मुझे मेरी तालीम ने बताया ना कि येस अरुमा यू कैन डिलीवर समथिंग टू द पीपल। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग, अभी तक आप में से आप स्टूडेंट्स हैं, शायद आपको अभी तक भी ना पता हो कि आप कौन सा काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम ये बताती चली जाएगी कि विच इज़ द वर्क दैट यू कैन डू बेटर। ठीक है, सो बेटा ये जो हैं ये साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। आपको देखिए कि अगर आपको आज कुछ घर में अप्स एंड डाउन्स हर घर में चलते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं और आप किसी एक सीज़न में गर्मियों के कपड़े नहीं बना पाते, तो हम तो अपनी अम्मा अब्बा को जो है वो उनके सर पे आ जाते हैं कि जी इस दफ़ा आपने हमें कपड़े नहीं बना के दिए, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँगा, ये जाऊँगी, मुझे ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए था कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। यानी कि इस तरह की चीज़ें। तो जब तक वो कपड़े नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा भी होता है, इवन मेरी 1-2 फ्रेंड्स भी था कि वो फंक्शंस अटेंड नहीं करती थी इस वजह से कि वो कहती थी कि यार अम्मा अब्बा का बजट इतना नहीं है और मैं सूट परचेज़ नहीं कर सकती इस इवेंट के लिए, तो वो नहीं आती थी। ठीक है, आप अल्लाह ताला हर स्टूडेंट को जो है वो उसके घर में अच्छा, अल्लाह ताला खुशहाली लेके आए हर घर में। लेकिन हाँ, शायद आप स्टूडेंट्स में से बहुत ज़्यादा ये जिनका एक्सपीरियंस होगा उन चीज़ों का ऐसा होता है। ठीक है, सो बेटा ये बेसिक नीड्स हैं। जब ये बेसिक नीड्स पूरी होती हैं इनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। ये साइकोलॉजिकली आपको इंटरनली तौर पे किसी एक इंसान को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आपने अच्छा कपड़ा पहना होगा, आप इंटरनली तौर पे सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी वॉक कॉन्फिडेंट होती है, आप कॉन्फिडेंट तरीके से, आपको पता होता है कि यार मैंने अच्छा कपड़ा पहना, आप चलते भी कॉन्फिडेंस हैं, बोलते भी कॉन्फिडेंस हैं। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि कभी हमने अपनी चॉइस का कपड़ा ना पहना, अम्मी अब्बा की चॉइस का कपड़ा पहन लिया और हम उसमें जो है बड़ा महसूस करते हैं ऑकवर्ड सा कि यार पता नहीं ये कैसा है, मुझे कैसा लग रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डिक्रीज़ होता है, हम बोलते भी बहुत कम है क्योंकि हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, हम खुद जो इंटरनल हमारी सेटिस्फेक्शन होती है वो मेयार पूरा नहीं हुआ होता। सो बेटा दीज आर कॉल्ड द साइकोलॉजिकल नीड्स, जिनका पूरा होना हर इंसान की पर्सनल लाइफ में या एजुकेशन वो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में जो वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाती है बेटा सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स अब घरों में रहने, अब लेट सपोज कि अगर हम किसी ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ पे आए दिन चोरी डकैती, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। अब देखिए जब हमारे पास अपने माल की हिफाजत तो दूर की बात है, जान की हिफाजत की ही हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम कैसे जो है वो बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। हम तो 24 घंटे डरते रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो काम हमारा हम घर से बाहर निकल के ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हम तो वो कर ही नहीं सकेंगे, हम सोच ही नहीं सकेंगे उन कामों के बारे में। सो बेटा ये सिक्योरिटी नीड्स भी। इसी तरह से हर इंसान की ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिज़नेस में जो है हर इंसान की कुछ सिक्योरिटी नीड्स होती है। जैसे फीमेल्स के बारे में ये ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये ज़्यादा होता है कि फ़ीमेल जहाँ पे भी काम करें वो एक घर में बाप बेटे
भाई जो होते हैं उनका यही होता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, या इवन शोहरों का होता है कि अगर हमारी बीवी जो है वो बाहर निकल के काम कर रही है तो वो किसी सिक्योर्ड जगह पे काम करे, ऐसी जगह पे काम करे जहाँ पे उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो स्टेबल रहे और उसको कोई भी किसी किस्म का कोई गलत अंदेशा ना हो। ठीक है। सो बेटा ये जो सिक्योरिटी नीड्स होती हैं ये चाहे माल के लिहाज से हों, चाहे आपकी जान के लिहाज से हों, ये भी हर इंसान की जो है ये इंटरनल नीड्स हैं और इनका पूरा होना भी हर इंसान को इंटरनली तौर पे सेटिस्फाई करता है। ठीक है। उसके बाद आती है बेटा बिलोंग करना क्या होता है। मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग करने का मतलब होता है रिश्ता, यानी कि किसी न किसी चीज़ से हमारा लिंक होना। ठीक है। इसी तरह से बिलोंगिंगलेस नीड्स कौन सी हैं, जिनमें हम अपनी रिलेशनशिप नीड्स को देखते हैं। अब चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आप फैमिली में हैं, आपके रिलेशनशिप्स का अच्छा होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट रखता है, आपको हेल्दी रखता है। आप अपनी फैमिली में देख लें, अगर कहीं कोई झगड़ा हो जाता है रिलेशनशिप्स में तो आपका वो पूरे का पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इवन जो चीज़ें नॉर्मल रूटीन की होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आपने नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ इफ़ेक्टिव करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है तो वो काम तो फिर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। सो बेटा ये बिलोंगिंगलेस नीड्स जो हैं ये हर, अब जैसे मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी नीड है कि उस यूनिवर्सिटी में हमारा जो पूरा स्टाफ है हमारे दरम्यान में एक अच्छा एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो हर हमारे कोलीग के साथ, ताकि हम जो है वो एक दूसरे के साथ चल सकें, एक दूसरे के साथ हमारी गपशप भी हो, टाइम भी अच्छा गुजरे। किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हम इजीली एक दूसरे की हेल्प कर सकें, किसी को कोई हेजिटेशन ना हो। तो बेटा ये एक अच्छे रिलेशनशिप्स का होना, अच्छी बिलोंगिंगनेस नीड्स का होना भी एक इंसान के मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो हर इंसान जो है वो मोटिवेटेड होता है। ठीक है। अच्छा जी बेटा आगे जो है वो हमारे पास आ जाती हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम किसको बोलते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट को एस्टीम बोलते हैं ना, इज़्ज़त को, इज़्ज़त नफ्स को। तो बेटा हर इंसान को इज़्ज़त मिलना भी जो है वो उसका एस्टीम नीड्स होती हैं। ठीक है। यानी कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का मिलना, और ये गिव एंड टेक बेसिस पे चलती हैं। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको मिलेगी, अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ठीक है। सो बेटा ये एस्टीम नीड्स भी जो है एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। इवन दो कि आप किसी छोटे से एक साल, अब मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल का है। ठीक है। अगर उसको कोई मतलब प्यार से भी कोई उसको मार देता है ना तो वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक वो मुझे कहता नहीं मम्मा इसको मारो। ठीक है। तो जब तक मैं हल्का सा अगले बंदे को भी ना कर दूँ ना वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि अगले बंदे ने चाहे मुझे प्यार से ही क्यों नहीं मारा लेकिन उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, उसने कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी को हर्ट किया है। हालांकि वो सिर्फ एक 1.5 साल का बच्चा है। इवन छोटे छोटे बच्चे आप देखें वो कहीं फ़र्श पे गिर जाते हैं तो जब तक आप फ़र्श को मार नहीं देते ना, ऐसे नहीं कर देते कि अच्छा इसने आपको मारा है, आप जब तक ऐसे नहीं कर देते ना वो तब तक वो बच्चा जो है वो ओके नहीं होता, वो उसी एक चीज़ में रहता है। लेकिन जैसे आप उसको मार देते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वो उस चोट को भी भूल जाता है। तो बेटा ये तो एक बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से, 1 साल के बच्चे से ये ज़रूरत जो है ये शुरू हो जाती है और ये इंटरनल ज़रूरत है हर एक की। तो अब देखिए कि फिर हमारे लेवल पे, हमसे बड़े लेवल पे, हमसे छोटे लेवल पे, हर लेवल की, हर एज की ये ज़रूरत है। ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, आपके घर में अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता तो आप उस तरह से अपने घर में नहीं रह सकते जिस तरह से आप अच्छे तरीके से रह सकते थे। ठीक है। सो बेटा ये नीड्स जो हैं ये भी इंटरनल नीड्स हैं। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होना यानी कि मोटिवेशनल एक्शन का होना, प्रोवाइडिंग रूम टू समवंस डिज़ायर ऑफ अचीवमेंट। अब बेटा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जो अपने काम से हट के कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका CEO या जो आपके बड़े, आपसे बड़े लेवल पे जो मैनेजर लेवल आ गया, ये जो बड़े, वो आपके डिफरेंट काम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो वही एक ओल्डर सिस्टम के साथ ही स्टक हैं। वो कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करें, आपको जो है वो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है कि वो चेंज पॉजिटिव हो, वो चेंज अच्छा हो, लेकिन एनी हाउ जब तक आपको रूम, जगह नहीं दी जाती ना आपको अपना टैलेंट शो करने की, तब तक जो है वो आप खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होना ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नीड है एक किसी भी एम्प्लॉय की कि वो अपने टैलेंट को जान सके, अपने टैलेंट को पहचान सके। ठीक है। सो बेटा ये जो है ये मैस्लोज ने ये 5 तरह की बेसिक नीड्स की हायरार्की उसने पेश की। उसने कहा कि जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होंगी आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड नहीं रख सकते। आप अपने एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने काम से हट के कुछ क्रिएटिव करें, कुछ एफर्ट करें, कुछ डिफरेंट करें। सो बेटा उसने ये कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट इन 5 जो उनकी बेसिक नीड्स हैं आप उनको पूरा करें।
ठीक है। ये नीड्स पूरी होती रहेंगी तो आपको अच्छे और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ मिलते रहेंगे। अगर ये नीड्स पूरी नहीं होंगी तो देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन एनीथिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़। और ये रियलिटी है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ये रियलिटी है। हर पॉइंट जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रहा है। हर नीड जो है वो इंटरनल नीड है, कुछ एक्सटर्नल नीड्स भी नहीं है। तो इंटरनल नीड्स जब उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आप कैसे आगे चल सकते हैं, आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो बेटा आज हमने मैस्लोस की थ्योरी पढ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम एल्डरसन की और हर्ट्ज़बर्ग की पढ़ लेंगे और इसी तरह से आपके लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह चलते जाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आई हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।